हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल आईटी इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करेंगे डीडीए एग्ज़ाम का पेपर है, उससे उसका हम ओवरव्यू करेंगे। ठीक, यानी डीडीए जेई का एग्ज़ाम जो हो चुका है, ये उसका पेपर है, उसका हम ओवरव्यू करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। लेकिन पूरा क्वेश्चन का हम ओवरव्यू करेंगे। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, तो आपको ये जानकारी होगी यहाँ से कि कैसा क्वेश्चन आया था। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और दिए भी हैं तो एक ही पेपर दिए होंगे, तो हम पूरा पेपर, हर एक पेपर का डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का आया था, हम कितना क्वेश्चन कर सकते थे या फ्यूचर में करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने पीडीएफ भेजा था उसमें से दो क्वेश्चन शुरुआत के मिसिंग हैं, तो कोई नहीं, आगे के 77 क्वेश्चन तो हैं, उसको हम देखते हैं। ऐसे ही जितने पेपर हुए हैं, अगर आपका साथ रहा तो पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये है पहला पेपर 29 मार्च का, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें। और इस क्वेश्चन को हम पूरा जब डिटेल में बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब क्वेश्चन सही बता पाएँ। तो आपको जो डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप सॉल्यूशन भी सेंड कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने पूरा सॉल्यूशन डिटेल में नहीं किया है, तो तब भी हम देंगे वैसे 80% तक। तो देखते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजोलॉनी मटेरियल में बी यूज्ड एज ए पार्शियल रिप्लेसमेंट और सीमेंट। इसका मतलब ये कहने का है कि जो सीमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका थोड़ा सा रिप्लेस करके कोई पोजोलॉनी मटेरियल यूज करेंगे, तो कौन सा होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आपको तो दिख जा रहा है, लेकिन रिमेंबर रखना यही है, मेटाक्यूलिन। इससे क्या होता है, फ़ायदा ये हो जाता है कि सीमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक, और उसका वेट भी लाइट हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन, जिसको आसानी से कर सकते थे। ये हमारे नोट्स में भी है, मुझे भी याद था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको अप्रोच कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि चार ऑप्शन दिए हैं, इसको मैच करना है। तो इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, इसमें जो आपको परफेक्ट आंसर जिसका पता है, जिसके बारे में, जैसे इंटरसेक्शन का आपको परफेक्ट पता है तो उसको पहले मैच कराइए। अगर आप मैच कराते हैं तो कम से कम दो ऑप्शन तो रिमूव हो ही जाता है, ज़्यादातर 90% चांस है। तो जैसे इंटरसेक्शन का ये पता है कि ये यूज होता है वहाँ पे जहाँ इनएसेसिबल एरिया होता है। ठीक, तो वहाँ पे हम जैसे यहाँ पे इनएसेसिबल एरिया ये है और यहाँ से हम रेंजिंग ले रहे हैं, तो ये दिक्कत ला रहा है, तो एक और इंटरसेक्शन यहाँ से करके फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन, तो इस तरीके से रेंजिंग कर लेते हैं। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे ए से बी तक। ठीक, तो ये वाला है, तो ये वाला फिक्स पता है, जैसे मुझे भी पता है, तो इसका हम मैच कराएंगे। तो मैच कराएंगे तो इसमें इनएसेसिबल एरिया किसमें दिख गया, इसमें दिख गया थे। आप ऑप्शन पूरा पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको अगर दिख गया दो का, यहाँ से ऑप्शन देखिए पहले, अगर दो को मैच कराना है तो दो का डी है और ए और सी भी है, डी दो बार है तो डी को पहले देख लीजिए, इससे समय बचेगा, ये करने का मतलब। वैसे आप दो का आपको मैच कराना है तो आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन आप ऑप्शन पे डायरेक्ट आइए, दो का देखिए जो बार बार है, यानी डी दो बार है तो इसको पहले पढ़ लीजिए। इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही सही है, तो दो का डी हो गया। ये हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे का आंसर है, बता रहे हैं कि कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे कम समय में, आपका समय बचेगा। समय तो सबसे बड़ा वैल्यू होता है एग्जाम में, आता तो सबको रहता है, ज़्यादातर जो पढ़े हुए होते हैं। ठीक, लेकिन समय कम पड़ जाता है बहुत ज़्यादा लोगों को। तो आप ये देखेंगे, रेज आर ड्रान फ्रॉम टू इंटरसेक्शन स्टेशन फॉर लोकेटिंग इनएसेसिबल पॉइंट, जो थोड़ा सा भी हम यहाँ बताए। तो ये हो गया, दो का डी हो गया, तो इसका मतलब केवल दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन रिमूव हो गए जो कि 90% हो जाते हैं। तो और उसके बाद रेडिएशन के बारे में भी आप जानते हैं,
ठीक, कि जो ये ज़्यादा ये लेस एरिया के लिए होता है, मतलब लार्ज एरिया के लिए नहीं होता, स्मॉल एरिया लेस नहीं यूज होगा, स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। ठीक, वहाँ से रे ड्रा करते हैं स्टेशन से ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक, तो एक का बी हो गया। रिसेक्शन का आप अगर ये नहीं पता था तो ये हो सकता है कि रिसेक्शन के बारे में आपको पता हो कि इसमें क्या करते हैं कि नया स्टेशन को इस्टेब्लिश करते हैं उसका मिसिंग डिटेल निकालने के लिए। तो यहाँ से आप अगर दो ऑप्शन आप क्लियर कर लिए तो ऑप्शन देखिए, अगर ये नहीं पता था, फोर्थ पता था, फोर्थ का सी लगाएंगे, इसमें नहीं है, दो पहले ही क्लियर कर लिए थे तो ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाइए। कंफर्म पता है, अगर कंफर्म नहीं पता है तो और आगे मैच भी कराइए। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। रेडिएशन का हो गया कि रेज ड्रॉन कहाँ किया जाता है, स्टेशन से ऑब्जेक्ट पे। और इस रिसेक्शन का पता है कि इस्टेब्लिश करते हैं न्यू स्टेशन को। ठीक, लोकेट मिसिंग डाटा डिटेल के लिए। और क्या बच गया, एक ऑप्शन ट्रेवर्सिंग। अब एक बचा तो इसको तो लगा ही सकते हैं। तीन का कौन सा हो गया, ए हो गया। पेज आर ड्रान फ्रॉम कनेक्टिंग ऑल स्टेशन। इसमें क्या करते हैं, ट्रेवर्स मतलब ऑल स्टेशन को ड्रा करते हैं, मैच, ठीक, कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया दो क्वेश्चन। आगे और जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द क्योरिंग। ये क्योरिंग से रिलेटेड है। क्योरिंग जैसे ही दिमाग में आया कंक्रीट का क्योरिंग मतलब क्या, कि हाइड्रेशन तेजी से हो, स्ट्रेंथ अर्ली हो, ठीक, प्रिवेंशन ऑफ इवेपोरेशन, सॉरी, ठीक, ये सब इसका प्रॉपर्टी होता है। तो आप पहला क्वेश्चन देखें, कंक्रीट क्योर्ड एट हायर टेम्परेचर इनिशियली लीड टू लोअर अर्ली स्ट्रेंथ। पहले तो यहाँ गलत लिखा है, और थोड़ी बात, जहाँ आपको एकदम कन्फर्म पता हो गया उसको पहले कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लोअर स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ कर रहा है जो कि हायर होता है, जितना तेजी से हाइड्रेशन होगा उतना जल्दी स्ट्रेंथ होगा, तो इसका मतलब ये तो गलत है। क्योरिंग इज प्रोसेस दैट फैसिलिटेट हाइड्रेशन, ये तो सही है। ठीक, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, पहला गलत, दूसरा सही। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा। इस पेज में इतना ही है, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हम पढ़ दे रहे हैं वैसे, आप ध्यान दीजिए केवल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट दैट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फॉर ईच ऑफ द नंबर फोर्सेस में बी एडेड टू ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए हम बता दें, ये मान लो बीम है, यहाँ पे इनर हिंज है, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको अलग अलग फोर्स ऐसे कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के। इस तरीके से इसको, एक तो रिएक्शन यहाँ आएगा, एक इसके अपोजिट में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कोई लोड था पी, ठीक, तो यहाँ भी पी हो जाएगा। ये केवल और भी बता रहे हैं हम कि कैसे लगा सकते थे। ये हो गया आर, तो इसके अपोजिट में भी आर होगा रिएक्शन, तो यहाँ से मोमेंट लगा के ये आर निकालेंगे तो ये भी आर वही होगा, अलग अलग आर निकल जाएगा जो कि आर बराबर होगा। तो इस वाले बीम से यहाँ पे मोमेंट जो निकालना हो निकाल लीजिए। फिर ये आर आपको पता हो गया है, इसको भी अलग से निकाल सकते हैं जो भी पूछा हो। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के किया जाता है। ठीक, आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात किया है, वहाँ पे कैसे लगता है, तो जैसे कि यहाँ पे है एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हिंज है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। और डिस्प्लेस यहाँ पे लोड पी लग रहा है, तो यहाँ पे यही करते थे कि ऐसे दो बीम बना लेते थे। सुपरपोजिशन का थ्योरम लगाने का मतलब है कि अलग अलग कर देते थे। लोड एक ए आर है इसकी वजह से, और एक प्लस ये कर देते हैं क्योंकि अलग अलग फोर्स दिखा सकते। इसकी वजह से पी की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसकी वजह से नीचे आएगा पी की वजह से, और इसकी वजह से ऊपर आएगा। दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि अपोजिट रिएक्शन ये बराबर यहाँ पे होगा एक्शन रिएक्शन की वजह से। ठीक, तो वहाँ से आपको जानकारी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लगता है। ठीक,
आइए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन एंड कंप्रेशन ऑफ वाटर इन द वॉइड। ये कैसे सॉइल का क्वेश्चन है। वॉइड बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम आकर्स इन इनिशियल कंसोलिडेशन, वैसे तो होना चाहिए प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है कंसोलिडेशन लिखा है तो चलेगा क्योंकि वो इनिशियल कंप्रेशन होता है। व्हेन द लोड इज अप्लाइड टू पार्शली सेचुरेटेड, यहाँ पे गलत हो गया, पार्शली नहीं होता है, फुली सेचुरेटेड होता है। किसमें, प्राइमरी कंसोलिडेशन में, जिसमें एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है। और पार्शियली सेचुरेशन किसमें होता है, जिसमें एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द वाइड विच रिजल्ट इन फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम, ठीक, आकर्स इन द प्राइमरी कंसोलिडेशन, ये गलत लिखा है। प्राइमरी कंसोलिडेशन तो इसमें एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है, इसमें क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन होता है और पार्शियली सेचुरेटेड होता है। इसका मतलब ये भी गलत, तो ऑप्शन ऐसा ये है, दोनों गलत। आपको समझ में आया होगा क्या गलत है इसमें, क्यों गलत। 8वां क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कोडेटल बियरिंग टू होल बियरिंग, यानी कोडेटल बियरिंग है, होल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो सीधे से डायग्राम बनाइए। एस यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे होता है, ईस्ट वेस्ट, ये तो पहले पता होना चाहिए। साउथ से 43 डिग्री है, 30 मिनट है, ठीक, यहाँ साउथ है, यहाँ से ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे लिखा है ये 43 डिग्री 30 मिनट। तो और होल सर्किल बियरिंग कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ से लेते हैं क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा, यानी ये पूरा तो ये 180 होगा, तो इसका मतलब है 180 माइनस 43 डिग्री 30 मिनट करेंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री 30 मिनट, 36 डिग्री 30 मिनट, ठीक, यानी ऑप्शन ये हो जाए। ये तो इजी भी था। तो इस तरीके से हो गए 8वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अभी तक आपको सब समझ में आया होगा कि हम अभी तक सब क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक, आगे देखते हैं। वैसे पेपर बहुत टफ नहीं था, डाटा याद ज़्यादा करना था, याद रहा होगा तो कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये IS कोड 10-500-2012, यानी इन्वायरमेंट का लग रहा है क्वेश्चन, ठीक। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, कितना होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर। अगर आपके पास अल्टरनेट सोर्स का वाटर, अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जो ड्रिंकिंग वाटर आप यूज कर रहे हैं उसमें क्लोराइड का प्रेजेंट कितना परमिसिबल होना चाहिए, मतलब उसमें परमिसिबल मतलब जितना एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो वो होगा 1000 mg पर लीटर। ये तो आपको याद रखना होगा कि इतना होता है, डाटा बहुत सारा है वो याद करना पड़ता है, ठीक। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, याद होगा तो आप लगा लेंगे सीधे से। जैसे टोटल हार्डनेस का होता है 200 600 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 200 क्या है 600 कितना क्या है mg पर लीटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर, ठीक, तो ये बताना है पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर इसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज होता है, ये तो ये कंडीशन हो गया, या तो कर्व चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ पे होता है। तो पहला क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर आकर तो सिंपली सपोर्टेड बीम करिंग पॉइंट लोड। अगर ये नहीं समझ में आया तो पहले आप ऑप्शन धीरे धीरे सब चारों पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही होना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर आकर्स एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये तो नहीं होगा, पहला भी नहीं कन्फर्म कर पाया है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर आकर्स फॉर द ओवर हैंगिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये सही होगा। कैसे, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ओवर हैंगिंग बीम पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ये ओवर हैंग करता है दोनों साइड, ठीक। अब इसका आपको अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये डायग्राम अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा देते। पॉजिटिव निगेटिव, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर बन रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, 2 पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये सही है,
इसमें और एक कंडीशन होता है लेकिन दिया नहीं है, तो इसको आप सही मान सकते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्राफिक्सर आकर व्हेन द शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, ये तो गलत है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज होता है वहाँ पे होता है। और पहला वाला आकर सिंपली सपोर्टेड, जब ये उससे ज़्यादा सही लग रहा है, ये सही है, आपको ये डायग्राम बनाने आता है या बनाए हैं कभी किए हैं तो आसानी से लगा लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं 11th नंबर। टाइम बहुत लग रहा है, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा स्पीड और। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए एंड बी सी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? मान लेते हैं ए बी का निकालना है या बी ए का निकालना है, तो स्टिफनेस ऑफ बी ए, स्टिफनेस ऑफ बी ए, टोटल स्टिफनेस, ये करके निकालना होता है। तो स्टिफनेस क्या है? तो फिक्स सपोर्ट के लिए क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। अगर ए बी है तो के, मान लेते हैं बी ए हो गया तो क्या होगा 4EI/L होता है। और यही एक तरफ फिक्स है एक तरफ हिंज है, तो क्या होगा के बी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3EI/L होता है। ठीक, ये तो याद रखना होगा आपको। ये टोटल कर देंगे। यहाँ पे अगर देखें ये तो ऑप्शन में से गलत है हमारे अनुसार, लेकिन नज़दीक में वो यही वैल्यू सही था तो इसीलिए इसको मान लेते हैं। कैसे देखते हैं, इसको लगाया था मैंने 4EI/L। एल का मतलब कितना है यहाँ, अगर बी ए के लिए बात कर रहे हैं तो 4 कट गया, EI हो गया। और इसके लिए ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बी ए है, के बी सी है, इसके लिए 3EI/L होता है, 3EI/L, L मतलब 4 दिया है। ठीक, 4 मतलब क्या 0.75, 4 से 28, 4 बजे 20 EI। और इसको अगर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे डी एफ बी ए के लिए तो क्या होगा EI, टोटल करेंगे तो EI प्लस 0.75 यानी 1, ये कट जाएगा 1, EI हर जगह है तो कट जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.75 या 75, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ऐसे रहने दीजिए 4/3/4, 4×4 3, 7/4, तो 4/7 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 742, 0.728, तो 30, 10, 40, 12, वो 7×5 = 35, 7×5 = 35, 5×40, 749.57, मतलब सही है ये वाला आंसर भी सही था। ठीक, अगर ये कितना हो जाएगा क्योंकि दोनों मिला के 1 होगा तो उसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, एक ही निकालना था और बहुत लोग होंगे दोनों निकालेंगे, इसको ये नहीं पता कि टोटल मिला के 1 होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन। SSC JEE 2023 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, इसी तरीके से वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं इस समय। ये देखो रट्टा वाला था, ये इसके बारे में आप पता होगा तभी लगा सकते हैं। याद करने का तरीका थोड़ा सा हम बता सकते हैं। हैंगर मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के वो ट्रिक एक अपना लेते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे, याद रखेंगे। हैंगर मतलब मान लेते हैं कि खूंटी अब दीवार वाल पर लगा रखता है, तो ये क्या करेगा बालकनी वालकनी में, तो ये सपोर्ट करता है बालकनी को, सपोर्ट टू बालकनी, 3 का D सही है, 3 का D। ठीक, ऐसे में भी रिमार्क किया है इसको। और वर्टिकल टाइज सैग रॉड, 1 का C, यूज टू हेल्प, सैग मतलब ये सपोर्ट करता है पर्लिन इंडस्ट्रियल बेंडिंग में। ठीक, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा आपको। और 2 का A, वर्टिकल टाइज मतलब यूज टू हेल्प सपोर्ट गर्ट वाल इंडस्ट्रियल बेंडिंग में, जो गर्ट इन द वाल में होता है, वाल में जो गर्ट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज होता है वर्टिकल टाइज, इसको रिमेंबर करिएगा आप। ठीक, आगे देखते हैं
वहाँ पे मैं भी ना कर सकता उसको, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। आगे देखते हैं क्या है। ए रेक्टेंगल स्टड 150 mm लॉन्ग, ठीक, और 120 mm थिक, ठीक। इतना लोड लग रहा है, इसेंट्रिसिटी दिया है, ये दिया इसेंट्रिसिटी। तो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? हम ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस करने होगा कितना, सिग्मा अपान वाई इक्वल टू एम अपान आई होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा बी। एम का मतलब इसेंट्रिसिटी 10 दिया है, तो 180 इंटू 10, 80 को न्यूटन में करते हैं तो 10⁻³ कर देते हैं। वाई का मतलब d/2 या y/2, क्योंकि ये वाई बार होता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 120 है। आई का मतलब BD3, क्योंकि रेक्टेंगल है। बी का मतलब 150, डी का मतलब 120 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 जीरो है, काट देते हैं 12, ये काट देते हैं 12×5 = 60। यहाँ कितना बचा, 144 बटा। ध्यान से देखते रहिएगा कहाँ से क्या काट दे रहे हैं। 5×3 = 15, 3×4 = 18, 60/144। इसको आप सॉल्व करिएगा तो मतलब ऐसे ही सॉल्व होगा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन होगा ऐसे ही। डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से कैसे होगा, P/A, ठीक। तो मैक्सिमम निकालना है तो सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी, मतलब ये लिख देते हैं, आप निकालिएगा, कमेंट में बताइएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप पूछेंगे तो इसका सॉल्यूशन वहाँ पे दे देंगे, ठीक। ये हो गया सिग्मा बी, ये होगा, और डायरेक्ट की वजह से P/A, ये दोनों मैक्सिमम के लिए होगा, और मिनिमम का घटा देना, ठीक। आगे देखते हैं। इसको मैं एक बार सॉल्व किया था, उसे 5 और 15 आता है, उसमें आया था, तो आप देखिएगा, बताइएगा। आगे देखते हैं, ये भी थियरी वाला क्वेश्चन है। इनकमिंग सीवेज इज अलाउड टू बी गेट मिक्सड अप विथ स्लज प्रोड्यूस एंड आउटगोइंग इफ्लुएंट इज अलाउड टू कैरी विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लोड। ये किस में होता है, इन हाफ टैंक में होता है। ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, थियरी का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट थोड़ा सा अभी मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं। मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर रिवॉल्वर ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस आकर टू लोड्स अदर देन विंड और सिस्मेसिक है तो 180 होता है, ठीक। ये भी रिमेम्बर करना था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द कंक्रीट ग्रेड, तो लगभग कितना होता है, 0.62 √F/c²। तो अगर करें तो 0.62, 25 का 5, 5×2 = 0, 5×6 = 31, 3.10 Nm/mm², ठीक, यही है। और ये भी रिमेम्बर करना था, ई बराबर क्या होता है, 9 kg/3k + g, ऐसे याद किया गया था। ये उल्टा सीधा लिखा है तो क्या दिक्कत है, इधर उधर किया, ये ठीक। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कर्व does the radius decrease linearly from the infinite to 0 fulfilling the condition? तो ये होता है स्पाइरल, और इसी का नाम क्लोथॉइड है। तो यहाँ पे डाउट था, ये तो 2 ऑप्शन यहाँ सही हो गए, 2 और 3। स्पाइरल को ही क्लोथॉइड कहते हैं।
एच खन्ना या दो क्या ऐसे कुछ करके किताब है, उसमें दिया है, आप पढ़ सकते हैं। खन्ना जुस्टो ऐसे करके है, ठीक। ब्रैकेट में क्लोथाइड लिखा है। आगे देखते हैं। अभी 19 क्वेश्चन की बोल गया है, 80 क्वेश्चन है, 77, ठीक। तो अभी तो बहुत। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द कंटिन्यूअस बीम। तो अगर हमको ये फिक्स कर दिए, यहाँ पे इन सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो क्या होगा, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ दो रिएक्शन, एक रिएक्शन तीन, और यहाँ फिक्स है तो 3 - 0 बराबर 3 होगा, लेकिन यहाँ पे दो रिएक्शन दिया है, तो 2 - ये फिक्स तो है ही पहले से, तो आना चाहिए 2। कितना दिया है 3, ये कोई गलत 2 होगा हमारे अनुसार। आप इसको देख सकते हैं। अगर जैसे कि ये हिंज है, इतना डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अगर इसका निकालना है बीम का, तो पहले इसको फिक्स करिए। दो रिएक्शन है तो एक और ज़रूरत है मोमेंट लगाने की, तो फिक्स हो गया। और यहाँ पे एक है, तो एक, और जो इसको रिमूव किए हैं और इसको फिक्स करने के लिए एक लगाया रिएक्शन, 1 - से बराबर 0। यहाँ 0 था क्योंकि यहाँ फिक्स था, तो इसका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से निकालते हैं बीम का। और ट्रस का तो आप पता है, फार्मूला भी लगा सकते हैं, +R - 2J M+R - 3J 2D 3D के लिए, ठीक। 20 क्वेश्चन है, ये तो स्टेशन का सिंबल है, तो ये आपको तो पता हो, ये रिमेम्बर करना होगा, किताब में दिया है, ठीक। इस तरीके से होता है, मेन स्टेशन के लिए होता है। आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये सर्कुलर, ये जैसा कि दिख रहा है, डायमीटर 2 सर्कुलर दिख रहे हैं, ये इसको काटा गया है, यही लिखा होगा। और क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्स एक्सिस से अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला होता है I(x(x) बराबर, बड़े वाले में छोटा निकाल दें तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आ जाएगा, ठीक। तो π/64 होता है। स्क्वायर के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यही याद किए हैं तो ये ऐसे ही निकालेंगे। देखते हैं कैसे। बड़े वाले के लिए बात करें तो डी कितना है, 2R है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल 2R है, तो यहाँ पर रख देंगे π/64 2R का पावर 4। स्मॉल के लिए बात करें, ये 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, तो π/64 इंटू यहाँ पे कैपिटल डी कितना है, R है, R का पावर 4। अब R कंफ्यूज ना हो कि डायमीटर नहीं, क्योंकि यहाँ तक पूरा R दिया है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसमें से इसमें घटा दें तो π/64 कॉमन हो जाएगा, 2R का पावर 4 माइनस R का पावर 4। 2R का इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इतना तो आप जानते हैं, इंजीनियरिंग किए तो 2 दूनी 4 चौक 16, 16 बाहर कर लेते हैं, 16 R का पावर बाहर कर लेते हैं, R का पावर 4 और 16 - 1 15, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, या इसी में आंसर ही दिया है, देख सकते हैं 15 π R की पावर 4 64, ठीक। तो इस तरीके से लगा सकते थे, बहुत ईजी था। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड है। फॉर वेरी शार्ट कंप्रेशन मेंबर, वेरी शार्ट मतलब का स्ट्रट की तरह, द फेलर स्ट्रेस विल इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस एंड बकलिंग विल आकर। बहुत शार्ट है यानी स्ट्रट मेंबर है, तो उसमें बकलिंग आकर नहीं होगा, क्रश करेगा, इसका मतलब पहला तो गलत है।
दूसरा है फालांग कंप्रेशन स्टील मेंबर, ये लांग है, ठीक है, इसमें बकलिंग भी आकर होगा। यूलर फार्मूला प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ वेरी वेल, यस, यूलर फार्मूला इसीलिए लगाया, इसी पे लागू होता है। वेयर द एक्सियल बकलिंग स्ट्रेस रिमेन्स द बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट, ये बात आपको पता होनी चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता। जो बकलिंग स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट के बिलो होता है, ऑलवेज रिमेन्स, ठीक। तो ये सही हो गया। पहला गलत है, और वैसे भी आप देख सकते थे कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, जो कि गलत है क्योंकि आप पहले गलत कर चुके हैं। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इसमें फंस जाते हैं आप, वो भी गलत है क्या, और ये वाला भी आप निकाल लेते हैं, ये दो में फंसते हैं, ये अगर नहीं पता होता, ठीक। आगे देखते हैं। 22 हो गया। इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए क्या होगा, बी विड्थ है, डी डेप्थ। तो ये तो आपको याद रखना हो कि डी इज लेस देन, और इसेंट्रिसिटी इज लेस देन डी बाई 6 होता है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। और सर्किल के लिए क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। 24, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द स्लम्प। स्लम्प टेस्ट किसके लिए किया जाता है, पहली बार वर्कबिलिटी के लिए। दस एम एम, ओ सॉरी, 100 mm, 200 mm, ये पता होना चाहिए आपको, कभी पूछता है। 300 mm, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 mm टॉप सही है, 200 mm बॉटम सही है, 350 गलत है, 300 mm होता है, ठीक। पहला तो हो गया खत्म। स्लम्प टेस्ट इक्वलिटी अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम टेस्ट, अभी आप देखे वर्कबिलिटी के लिए होता है, तो कंपैक्शन फैक्टर के लिए होगा, ठीक, यानी दोनों गलत है, ये सही है। आगे देखते हैं। साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन। साउंडनेस टेस्ट किसके लिए, एग्रीगेट टेस्ट किसके लिए होता है, फास्ट एक्शन, ठीक है, यही सही है। ये तो रिमेंबर करना होगा आपको, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। पूरा क्वेश्चन नहीं हो लगाएंगे, हो सकता है बहुत समय लगेगा, दो पार्ट में करेंगे, मतलब लगाने का मतलब एक पार्ट में नहीं करेंगे। देखते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, तो ये तो पता है छोटे छोटे को, 10, 7, 3.5, ठीक। ये सर्कुलर बीम सेक्शन रेडियस 50 mm सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स इतना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना है इन बीम। कैसा सेक्शन, बीम सेक्शन है तो सर्कुलर है, तो ये आप आसानी से लगा सकते थे, कैसे, टाउ मैक्स बराबर होता है 4/3 टाउ एवरेज, ये किसके लिए है, सर्कुलर बीम के लिए। टाउ मैक्स 3/2 टाउ एवरेज, ये किसके लिए होता है, ट्रियंगल के लिए और रेक्टेंगल के लिए, ठीक। बात तो करना है इसके हमें, तो टाउ एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला लगा के F/A करके, ये अब दिया है 50, और बीम है उसका डाया दिया है, तो π/4 d स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर, और इंटू 4/3 का गुणा कर, तो कितना हो जाएगा 50, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 50 नीचे बचा कितना, 4/3 गुणे 1/50, तो π/4 भी है, पाई को तो ऐसे रहना दिया गया है, इसका मतलब पाई ऐसे ही रहेगा, 4 को ऊपर ले जाएंगे, 4 चौक 16, 16×3 = 48 लगभग मान लेते हैं, 1/9 पाई, और ये 1000 होगा, क्यों
क्योंकि न्यूटन एम्पियर मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 ये आप कैलकुलेशन करिएगा, आएगा ऐसे ही। ठीक, गारंटी है, कैलकुलेटर में ही। जल्दबाजी में है अभी तो, हम बहुत कम समय में किए थे उसको, थोड़ा गलती हो गया कहीं। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो ये होता है 250 mg/लीटर एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, ये तो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। इसको लगा ही देते हैं, नहीं तो कहोगे क्या इसको तो क्वेश्चन लगा नहीं। 4/3 टाउ एवरेज, टाउ एवरेज F/A 50 इंटू 10⁻³ ए का मतलब π/4, डी का मतलब 50 का स्क्वायर। पाई रहने देते हैं, ऊपर आ जाएगा 50 चौका 200 गुणे 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू 25 इंटू 20 रहेगा 2500। इसको काटेंगे, 20 कट गया, 25 चौका 100, 40 हो गया, 80/पाई। जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ आर दिया है। ठीक, तो आर का मतलब क्या, ये डाया में हमने बता दिया πr², इसका मतलब ये 4 नहीं रहेगा, यानी 20/पाई। ये तो इसका वैल्यू आ गया। अब इसी में 4/3 का गुणा करें और मतलब 1.33, तो कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×3 = 2, 1 का 2, 0 भी है 2, यानी 26.6 डिवाइड बाई पाई। ठीक, देखिए कितना आसानी से लग गया। जल्दबाजी में इसको हम पढ़े ही नहीं, रेडियस है कि डाया, ऐसे ही होता है वहाँ भी, एग्जाम में भी। चालीस क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, व्हाट इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सीसी कंप्रेशन मेंबर? यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अगर यहीं 0.65 दे देता तो समस्या हो जाती, लेकिन दिया ही भी नहीं है, तो इसका तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1/2 होता है तो इसका मतलब 0.5 होगा एल इफेक्टिव। ठीक, in which of the following primary sedimentation treatment units does the removal of large suspended organic solid? ठीक, ये तो आप लगा ही लेते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। ये आप इसको रिमेम्बर करिएगा, इसमें गलत कौन सा है, दूसरा है, ये मुझे भी याद नहीं है। ठीक, ये आपको एक बार पढ़िएगा इसको। आगे देखते हैं। कंक्रीट डिजाइन M25 दिया है और डेविएशन भी दे दिया है, सिग्मा दे दिया है 4 N/mm²। एक बात याद, यहाँ पे 30 सैंपल लिए गए हैं, इस क्वेश्चन से आगे एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए बराबर FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ 25 हो गया प्लस 1.65 इंटू 4, इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक, और विच आर द फॉलोइंग द बोक कंपाउंड? और ये तो पता है, एलाइट बिलाइट सिलाइट फिलाइट, तो यहाँ पे एलाइट ही केवल है, और कोई तो है नहीं। और ये क्या है, ये मैं क्वेश्चन नहीं किया हूँ, इसको आप करिएगा, प्रयास करिएगा, बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे।
एक कैंटिलीवर बीम है, पी लोड लग रहा है, तो इसके लिए ये तो आप एल लेंथ है, तो फार्मूला तो जानते हैं डिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, पी एल क्यू अपान 3 आई होता है, और थीटा के लिए पी एल स्क्वायर अपान 2 आई होता है। ये तो आप रिमेंबर किए होंगे, तो ये सिंपल था। डार्सी-लॉ जो होता है, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कब होता है, जब 1 से कम हो, तभी लागू होता है। ठीक, यूनिटी लिखिए तो 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एरर ड्यू टू द नॉन वर्टिकल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस थियोडोलाइट, तो इलिमिनेशन किया जा सकता है क्या इसको रिपीटेशन से? नहीं, ना तो रिटायरेशन से नहीं किया जा सकता। ठीक, 3 क्वेश्चन और देखेंगे, यही 40 तक देखना है, 40 अगले में। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए स्पेसिफिक स्पीड ये होता है, ये तो हमें भी रिमेंबर था, आपको भी होना चाहिए। ध्यान रखिए ये पंप के लिए है, पंप के लिए नहीं, ये टरबाइन के लिए। तो पंप के लिए क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये आपको बताना होगा। h/3/2 होता है, क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, कमेंट में जरूर बताएं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन देखते ही लगा सकते हो, लेकिन ये वर्ड जरूर पढ़ना। मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नॉट एक्सीड इतना होता है 0.04 बी कैपिटल डी होता है। सब में कैपिटल डी लिखा है तो डाउट ही नहीं। रिंगल क्यों क्या कर होता है? ड्यू टू काज इंजरी। यहाँ पे जैसे ये पेड़ है तो ऐसे कुछ निकल जाता है बाहर की तरफ। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो कंटिन्यू हम इसको पूरा करेंगे और आगे पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक, और हिंट भी देंगे, पूरा डिटेल तो नहीं हो सकता, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें @सिविल सिविलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्च करेंगे भी पा जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे।